खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL टीवी और आपके साथ मैं हूं तोशी। पहली नजर हेडलाइंस पर। जिला कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिलने से मची खलबली। सघन तलाशी के बाद राहत के लिए सांस। इससे पहले मिनी सचिवालय और पासपोर्ट दफ्तर में बम विस्फोट की मिली थी चेतावनी। हड़ताल के चलते हजारों ट्रकों के पहिए रहे जाम। व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग और नेशनल परमिट से जुड़े उठाए मुद्दे। तलवार और लाठियों से हमले में 6 हुए गंभीर घायल। खेत के रास्ते को लेकर बड़ा गांव नेथला में हुआ हमला। और जिले भर के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने निकाली रैली। मिनी सचिवालय पर प्रदर्शन कर मांगा राज्य कर्मचारी का दर्जा। और अब हेडलाइंस को देखते हैं विस्तार से। अलवर के मिनी सचिवालय और पासपोर्ट कार्यालय में बम विस्फोट की कई बार धमकियां मिल चुकी हैं, जो गलत निकली। वहीं अब जिला एवं सत्र न्यायालय को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। इसके चलते सोमवार सुबह अदालती परिसर में खलबली मच गई। यह धमकी कोर्ट की आधिकारिक ईमेल आईडी पर तमिल भाषा में भेजे गए एक ईमेल के जरिए दी गई। मेल में दावा किया गया कि कोर्ट परिसर में 6 जिलेटिन बम लगाए गए हैं। सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां तुरंत अलर्ट मोड पर आ गई। जानकारी के अनुसार यह धमकी भरा मेल रविवार रात को ही कोर्ट की ईमेल आईडी पर आ गया था। सोमवार सुबह करीब 9:30 बजे जब अदालती कामकाज के लिए ऑफिस खुला, तब कर्मचारियों की नजर इस मेल पर पड़ी। एसपी को सूचना के बाद पुलिस, बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड की टीमें मौके पर पहुंची। महल चौक परिसर स्थित डीजे कोर्ट सहित पूरे अदालती परिसर को खाली करवाकर चप्पे चप्पे की सघन तलाशी ली गई। करीब 2 घंटे तक चली कड़ी जांच के बाद पुलिस को कोई भी संदिग्ध वस्तु या बम नहीं मिला। पुलिस अब साइबर सेल की मदद से मेल भेजने वाले शातिर की तलाश कर रही है। अलवर जिले में सोमवार को हजारों ट्रकों का चक्का जाम रहा। राजस्थान ट्रक ट्रांसपोर्ट संघर्ष समिति के आह्वान पर अलवर जिला ट्रांसपोर्ट ऑनर्स एसोसिएशन ने भी इस हड़ताल का पूर्ण समर्थन किया। व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस और नेशनल परमिट संबंधी समस्याओं के विरोध में अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है। ट्रांसपोर्टरों ने भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए रैली निकाली और ट्रांसपोर्ट नगर आदि क्षेत्र की दुकानों को भी बंद करवा दिया। हड़ताल के मद्देनजर रविवार रात से ही ट्रकों को खड़ा कर दिया गया था। यूनियन के अध्यक्ष सुरेश मेहता ने बताया कि केंद्र सरकार ने करीब 3 वर्ष पहले कमर्शियल वाहनों में VLTD और पैनिक बटन अनिवार्य किए थे। इसके लिए अधिकृत वेंडर द्वारा फिटमेंट प्रमाण पत्र जारी किया जाता है, जिसके बिना नेशनल परमिट नहीं बनता। उनका आरोप है कि राजस्थान में अब तक वेंडर्स को यह प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकृत नहीं किया गया है। इसके चलते 14 जून से नेशनल परमिट जारी होने पूरी तरह बंद हो गए हैं। अब बिना परमिट मजबूरी में चलने वाले वाहनों से टोल प्लाजा पर 10,000 रुपए तक का भारी भरकम जुर्माना वसूला जा रहा है, जिससे ट्रांसपोर्टर परेशान है। इसी के चलते पहिए जाम करते हुए ट्रांसपोर्ट नगर को बंद करके राज्य सरकार के खिलाफ नाराजगी व्यक्त की गई। राजस्थान ट्रक ट्रांसपोर्ट संघर्ष समिति के आह्वान पर अलवर जिला ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने भी हड़ताल का समर्थन किया है। ऐसे में सोमवार को जिले भर के करीब 10,000 ट्रकों का चक्का जाम रहा है। इसको लेकर अलवर के ट्रांसपोर्टर्स द्वारा संपर्क करने पर मंत्री संजय शर्मा ने मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखा है। गवर्नमेंट की एक पॉलिसी और है ई डिटेक्शन सिस्टम। हर टोल पे 10,000 रुपए का चालान आ रहा है। जितने भी टोल पे गाड़ी जाएगी 10,000 रुपए पर टोल के हिसाब से चालान आ रहा है, जबकि इसमें गलती हमारी नहीं है, केंद्र सरकार की गलती है और राज्य सरकार की गलती है। केंद्र सरकार ने तो इश्यू कर दिए थे। पहले आप देखते हैं कि डीजल पेट्रोल के भाव कितने बढ़ गए और भाड़े बढ़े नहीं है। टायरों के भाव आसमान छू गए हैं, भाड़े वहीं के वहीं है। गाड़ियां पहले ही नौबत आई खड़ी, उसके बाद ये परमिट का जो VLTD का डाल दिया सरकार ने, उससे ट्रांसपोर्टर भाई और मर गया है। तो हमारा तो सरकार से अनुरोध है जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान हो, नहीं तो ये उग्र रूप लेगा। पूरा ऑल ओवर इंडिया में ये चक्का जाम होगा। भारत माता की। पूरे हिंदुस्तान में एक सेंट्रल गवर्नमेंट ने VLTD GPS लागू किया है, जो गाड़ियों में लगना है। लगने के बाद क्या है कि वो गाड़ियों की लोकेशन और ये जो सब कुछ बताएगा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट।
राजस्थान गवर्नमेंट ने अभी तक उसको लागू नहीं किया। लागू हुए इसको इशू हुए 3 साल हो गए। हर बार ये सेंट्रल गवर्नमेंट से टाइम बढ़वाते रहे, सेंट्रल गवर्नमेंट टाइम बढ़ाती रही, लेकिन इस बार उन्होंने टाइम नहीं बढ़ाया। और इसकी वजह से कम राजस्थान की 10,000 गाड़ियाँ खड़ी हो गई हैं, 10,000 गाड़ियाँ, जिसकी वजह से सभी लोग परेशान हैं। और हालात इतने ज़्यादा ख़राब हैं कि गाड़ियों को किस्त देने के पास नहीं है, तो फाइनेंसर के पास गाड़ियाँ खड़ी हो जाएंगी। आज पूरा व्यापार वर्ग इसी से चलता है कि गाड़ियाँ चलें तो आगे काम होंगे सभी के, सबों को माल पहुँचेंगे, महंगाई बढ़ जाएगी। जब गाड़ियाँ कम चलेंगी तो लोगों के पास नहीं पहुँचेंगे तो माल की शॉर्टेज होगी, तो महंगाई बढ़ेगी और जन पे, सभी लोगों पे इसका आधार बनेगा। तो मेरा तो निवेदन ये है कि सरकार से भी हमने बहुत बार जो है हमारे मंत्री संजय शर्मा जी से मिल के आए थे, उन्होंने एक लेटर पे मुख्यमंत्री जी को पत्र भी भेजा है, जिसकी वो उन्होंने कॉपी की है। अब देखो क्या करते हैं। मालाखेड़ा थाना क्षेत्र के बड़ा गांव नेथला में पुश्तैनी खेत तक रास्ता देने के विवाद में एक ही परिवार के 2 पक्ष आमने सामने आ गए। रविवार दोपहर एक गुट ने तलवार और लाठियों से लाखन सिंह के परिवार पर हमला कर दिया। हमले में मनजीत सिंह, गीता देवी, उषा, मोनिका, अमित सहित कुल 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इनमें 3 महिलाएं भी शामिल हैं। सभी घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद अलवर के सामान्य चिकित्सालय रेफर किया गया, जहां उनका इलाज जारी है। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि परिवार के लोगों को पुश्तैनी खेत में जाने से रोका गया, जिसके बाद कहासुनी ने हिंसक रूप ले लिया। घटना की सूचना पर मालाखेड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। पीड़ित पक्ष की ओर से आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है। क्या नाम है? ये खेत में लट्ठान की बात हुई, हमने कही हमको रास्ता चाहिए, ये नुके कि ना हम रास्ता ना दे, नुके हम तो यही हो रास्ता वगैरह, मेरा खेत पीछे, अब हम कहाँ और निकले, कैसे करें? किस जगह का मामला था? ये हमारे वहीं के रेवे, वहीं हमारा खेत है। कौन सी जगह? नेथला। कौन किस क्षेत्र? बड़ा गाँव नेथला। हमारे गेला पे हमारे लट्ठा कर रहे। अब इनके बिनों के कि हम तुम्हें निकरवा नाते आए खेत में, वो हमने रोके के खेत में और ना निकलवा दे तो हमको गेलो दे कि हम गेलो ना दे, हमको बराबर से लट्ठा गाड़े निकलवा भी ना दे खेत में। वो तो मैंने कि हमारे खेतन में तो हम जाएंगे, जमीन की तो जमीन है कि कहीं के जमीन है भाई, अल्द बल्द कर ले तुम्हारे, तुम्हारी हमको दे दे, ना हम जमीनें करें। रास्ता को परिवार है, हमको रास्ता चाहिए, वो रास्ता ना दे। रास्ता की थी तो तुरंत दलीप ने तलवार चलाई, तलवार और चक्कू से मेरा हाथ काटा और मेरा आदमी ड्यूटी पे जाता, जब नो बोला है तू ड्यूटी पे तो जब जाएगा जब पहले फूट के जाएगा, इतनी देर में तलवार वाने चला दी ला के नहीं। हमारा घर दूर है और वे घर नजीक है, तो तलवार और चक्कू ले गए दलीप। जिले भर की हजारों आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने सोमवार को मोती डूंगरी से मिनी सचिवालय तक विशाल रैली निकालकर जोरदार प्रदर्शन किया। रैली अलवर के मिनी सचिवालय पहुंची, जहां कार्यकर्ताओं ने मुख्य द्वार पर धरना देकर राज्य कर्मचारी का दर्जा, मानदेय में वृद्धि और अन्य लंबित मांगों को लेकर नारेबाजी की। प्रदर्शन महिला एवं बाल विकास संयुक्त कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष लतेश शर्मा के नेतृत्व में हुआ। इस दौरान जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष प्रकाश गंगावत और महिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष कमलेश सैनी सहित कई जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रदर्शनकारी महिलाओं ने आरोप लगाया कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर मिलने वाले पोषाहार में कई बार कीड़े और छिपकलियां निकलती हैं, लेकिन शिकायत करने पर विभागीय अधिकारी मामलों को दबाने का दबाव बनाते हैं। कार्यकर्ताओं का कहना है कि वे पिछले 1 महीने से मानदेय बढ़ाने और राज्य कर्मचारी का दर्जा देने सहित विभिन्न मांगों को लेकर लगातार आंदोलन कर रही हैं। मांग है कि हमें परमानेंट किया जाए, साथ ही हमें 10 लाख रुपए जो हमारे जो रिटायरमेंट होता है तब हमको मिले। तो उन्हीं की मांगों को रखते हुए उन्होंने आज पूरे जिले से टीम बुलाई है और यहाँ कलेक्ट्रेट का घेराव किया है कि जिला कलेक्टर मैडम हमारी जो मांग है उसको मुख्यमंत्री तक पहुँचाए। केंद्र में भी इनकी सरकार है और राजस्थान में भी इनकी सरकार है, डबल इंजन की इनकी सरकार है, ये हमारी मांगों को पूरा करे। हमें नियमित कर्मचारी बनाया जाए और हम लोगों को अगर नियमित कर्मचारी नहीं बनाया जाता तो कम से कम हमारे 25,000 रुपया दिया जाए और हमारे रिटायरमेंट पे 10 लाख का मुआवजा दिया जाए और पेंशन हमें कम से कम 2,000 तो दी जाए वर्करों को। कब से आंदोलन चल रहा है? 1 तारीख से लेकर आज 13 तारीख हो गई है।
अच्छा, अभी आप बता रहे थे कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को शिकायत करने पर दबाया जाता है। हाँ, छिपकली निकल रही है। हाँ, कोई साल में छिपकलियाँ निकलती हैं और ICDS वाले सारे दबा देते हैं, क्योंकि उनकी जेब में मोटी मोटी रकम जाती है, क्योंकि ठेकेदारों से जुड़ा हुआ पड़ा है। तो अब आंदोलन कब तक जारी रहेगा? जब तक हमारा जारी रहेगा, जब तक हमें हमारी मांगे पूरी नहीं कर सकते। मेरा नाम हरभजन कौर गोविंदगढ़ परियोजना से हूँ। आज हमारी कुछ मांगे हैं जो कि गोविंदगढ़ अलवर पूरे जिले की जो कार्यकर्ता हैं वो मिनी सचिवालय पे एकत्रित हुई हैं, जिसमें हमारी कुछ मांगे ऐसी हैं कि लगभग 3 साल से राजस्थान सरकार व केंद्र सरकार का मानदेय जो हमें टुकड़ों में मिलता है वो हमें एक मुश्त राशि में चाहिए, और जो कि एक न्यूनतम मजदूरी 700 रुपए उसकी होती है वो हमें 18,000 रुपए कम से कम न्यूनतम मजदूरी दी जाए। और हमने 1 जुलाई 2026 से अपने पूर्ण कार्यों का बहिष्कार कर दिया है। वे आंगनबाड़ी केंद्रों पर तालाबंदी कर दी गई है। इसके बावजूद अगर राजस्थान सरकार हमारे बारे में कुछ नहीं सुनती है तो अनिश्चितकालीन के लिए हम तालाबंदी और कार्य का बहिष्कार करेंगे। अलवर में जीएसटी असिस्टेंट कमिश्नर ओम प्रकाश और उनका परिवार घर में बंधक बनाकर हुई लूटपाट के सदमे से अभी बाहर नहीं आया है। इसी दौरान सरकार ने उन पर ट्रांसफर की गाज गिरा दी है। असिस्टेंट कमिश्नर ओम प्रकाश का 2 दिन पहले जयपुर तबादला कर दिया गया। 1 दिन पहले ही इनके घर में घुसकर लूट करने के 4 आरोपियों को पकड़ा गया है। हालांकि अभी लाखों रुपए के सोने के जेवर बरामद नहीं हो पाए हैं। घटना के चलते असिस्टेंट कमिश्नर के बच्चे स्कूल जाने से भी डर रहे हैं। 4 जुलाई की सुबह करीब 6 बजे के आसपास 2 घंटे तक पूरे परिवार को बदमाशों ने कट्टे की नोक पर बंधक बनाए रखा था। अब असिस्टेंट कमिश्नर अपने तबादले को रुकवाने के लिए जयपुर में कमिश्नर के कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं। 1 दिन पहले वे केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से भी मिले हैं। असिस्टेंट कमिश्नर ने बताया कि डकैती के खौफ से बेटे बेटी इस कदर सहमे हैं कि वे स्कूल जाने से भी कतरा रहे हैं। वहीं पत्नी उर्मिला को सर्वाइकल के तेज दर्द के चलते खाना बनाने में भी पूरी मदद करनी होती है। इस माहौल और मजबूरी के कारण सुरक्षा के लिए रिश्तेदारों को घर पर बुलाया हुआ है। कुल मिलाकर यह परिवार अब तबादले के संदर्भ में राहत का इंतजार कर रहा है। अलवर नगर निगम द्वारा अशोका टॉकीज पर सब्जी की ठेली लगाने वालों को बेवजह परेशान करने के आरोप सामने आए हैं। श्रमिक नेता मोहन सिंह राघव एवं सब्जी विक्रेताओं ने बताया कि नगर निगम द्वारा उन्हें बार बार हटा दिया जाता है। ऐसे में आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसके अलावा जुर्माने की रसीद भी काट दी जाती है। यहाँ मौजूद महिला विक्रेता सहित अन्य ठेली वालों ने यह कार्रवाई रोकने या कहीं और उचित स्थान देने की मांग की है। आदमी है ना को बड़ा बता मैं वो ठेली चले नुका गले में ले जाओ वहाँ बेच ले वहाँ बेच ले वो ठेली चलेगा। तो नगर निगम मारू पैसे ले रहे हैं, नगर निगम वाले आपसे पैसा दे रहा है 200 रुपए पर्ची काट रही हूँ, ठेली की दे रही हूँ, पर्ची भी काट रहे हैं और हटा भी रहे हैं। हाँ हटा भी रहे हैं। ये विवेकानंद चौक अलवर अशोका टाइट के पास है। यहाँ ये गरीब तबके के लोग अपने ठेली पे सब्जी बेचकर अपना परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। तो नगर निगम वाले इनकी कभी तो 200 रुपये की रसीद, कभी 100 रुपये की, कभी 60 रुपये की काट दिया। इन्होंने सोचा कि हमको यहाँ खड़े रहने की, लेकिन इनकी फिटबॉल बना रखी है नगर निगम ने। गाड़ी आई, ये बेचारे सब्जी को लेके भागते हैं, घर पे ख़राब हो जाती है। ख़राब होने के बाद ये उनको चारे के रूप में गाय को डाल देते हैं। कभी गलियों में घुस जाते, कभी कहाँ। तो ये भी जिला प्रशासन इन पर ध्यान दे। भाई रसीद क्यों काटी थी, तो रसीद काटिए तो इनको कहीं जगह भी उचित देवे। अगर आपको परेशानी है इनसे तो आप इनके पैसे वापस लौटाए, पैसे नहीं लौटाए तो इनको कहीं जगह बताए। तो हमारा निवेदन जिला प्रशासन से यही है। आज तो ये कुछ लोग विरोध कर रहे हैं और कल की तारीख में सबको इकट्ठा करके ये शायद कलेक्टर महोदया से भी मिल सकते हैं। अलवर शहर के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सामोला में पिछले 10 दिनों से बिजली आपूर्ति ठप होने के कारण विद्यार्थियों और शिक्षकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। भीषण गर्मी के बीच बिजली नहीं होने से कक्षाओं में पंखे बंद पड़े हैं, जिससे बच्चों का पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करना मुश्किल हो गया है। शिक्षिका संजू मीणा ने बताया कि विद्युत निगम को कई बार शिकायत दर्ज कराई जा चुकी है। उधर एडीएम सिटी अंबालाल मीणा ने बताया कि संबंधित अधिकारियों से बात कर जल्द से जल्द बिजली आपूर्ति बहाल करवाई जाएगी। सर ये गवर्नमेंट यूपीएस स्कूल है सामोला, वार्ड नंबर 38 ईटाराना के पास में। पिछले 10 दिनों से सर स्कूल में लाइट नहीं आ रही है और मेरे द्वारा कई बार ऑनलाइन शिकायतें की जा चुकी हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। मौके पे भी कोई भी कार्मिक आता नहीं है, लेकिन फिर क्या करते हैं निस्तारण दिखा के कि शिकायत बंद कर दी जाती है। तो कई बार शिकायत मैं ऑफिस भी जाके आई हूँ,
लेकिन वहाँ पे भी उन्होंने बोला अभी भेज रहे हैं मैडम, आप टेंशन मत लो। तो लेकिन मौके पे कोई भी कार्मिक अभी तक नहीं आया। पिछले 10 दिनों में किसी ने हमसे संपर्क नहीं किया है। दूरभाष के जरिए हमने उनसे संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने हमारा फोन रिसीव नहीं किया। तो कितने बच्चे आते हैं इसमें सर यहाँ पे 60 का नामांकन है, 60 बच्चे। अब कितने हैं गर्मी के कारण से जब बच्चे सर आधे रह गए हैं, काफी बच्चे घर जा चुके हैं। गर्मी इतनी है तो आप भी समझ रहे हो कि बच्चों की कैसी हालत होगी। भयंकर गर्मी पड़ रही है और परेशान हो रहे हैं, स्टाफ हमारे परेशान हो रहे हैं। उसमें शिकायत कर चुके, इतनी दुखी हो गई है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है हमारी। आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष में देव पितृकार्य अमावस्या मंगलवार को मनाई जाएगी। स्कीम 10 निवासी पंडित यज्ञदत्त शर्मा के अनुसार भोमवती अमावस्या पर पुनर्वसु नक्षत्र और कुमार योग का शुभ संयोग भी बन रहा है। इसी दिन भगवान की परिक्रमा कर दान पुण्य के साथ देव अमावस्या भी मनाई जाएगी। वहीं 15 जुलाई बुधवार से बुध पुष्य योग में गुप्त नवरात्र प्रारंभ होंगे। इनका समापन 22 जुलाई को भड़ल्या नवमी पर होगा। आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष में मनाई जाने वाली देव पितृकार्य अमावस्या कल 14 जुलाई मंगलवार को बड़ी श्रद्धा के साथ मनाई जाएगी। यह अमावस्या मंगलवार को होने के कारण इसे शास्त्रों में भोमवती अमावस्या भी कहते हैं। इस अमावस्या पर कल पुनर्वसु नक्षत्र और कुमार योग का विशेष शुभ संयोग भी बन रहा है। इन दुर्लभ योगों में पितरों के निमित्त श्राद्ध कर्म, पिंडदान, तर्पण करने से, गौ माता को हरा चारा खिलाने से और ब्राह्मणों को भोजन कराने से पितर प्रसन्न होकर के सुख समृद्धि, धन ऐश्वर्य व पुत्र पौत्रादि का विशेष आशीर्वाद प्रदान करते हैं। वहीं इसी दिन भगवान श्री की परिक्रमा करके और दान पुण्य करके श्रद्धालुओं द्वारा देव अमावस्या भी मनाई जाएगी। देव पितृ अमावस्या के अगले दिन अर्थात 15 जुलाई बुधवार से आषाढ़ शुक्ल प्रतिपदा से बुध पुष्य योग में गुप्त नवरात्रे प्रारंभ हुए। इस बार गुप्त नवरात्रों का प्रारंभ और समापन बुधवार को होगा। यह भी सुख समृद्धि का प्रतीक माना गया है। गुप्त नवरात्रे प्रारंभ होंगे और इन नवरात्रों में जैसा कि शास्त्रों में विदित है, गुप्त नवरात्रों में तंत्र साधना, तांत्रिक क्रियाएं और आध्यात्मिक शक्तियों को प्राप्त करने के लिए 10 महाविद्याओं की गोपनीय अर्थात गुप्त रूप से आराधना, मंत्र, जाप, साधना इत्यादि करके विशेष सिद्धियां प्राप्त की जाती है। गुप्त नवरात्रों में 17 जुलाई को तृतीया और चतुर्थी तिथि एक ही दिन रहेगी। इसलिए इस बार गुप्त नवरात्रे 8 दिन के ही होंगे। इन नवरात्रों का समापन 22 जुलाई बुधवार बड़ेरे नवमी को होगा। बड़ेरे नवमी के 3 दिन बाद 25 जुलाई को देव शनि एकादशी मनाई जाएगी। 25 जुलाई को भगवान विष्णु की निद्रा में बड़ी श्रद्धा के साथ शयन करेंगे और इसके पश्चात 20 नवंबर देवउठनी एकादशी को भगवान विष्णु जागृत रूप में आएंगे और उसके बाद 20 नवंबर से देवउठनी एकादशी से शादी विवाह पुनः प्रारंभ हो जाएंगे। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने पेपर लीक के खिलाफ चलाए जा रहे देशव्यापी अभियान छात्रों की गूंज के तहत NSUI द्वारा जयपुर में आयोजित मैराथन में भागीदारी की। उन्होंने कहा कि जयपुर की सड़कों पर उमड़ा छात्रों का जन सैलाब सिर्फ एक दौड़ नहीं बल्कि अपने सपनों, मेहनत और भविष्य को बचाने की पुकार था। इसके जरिए देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफे की मांग भी उठाई गई। और वहीं जयपुर में कांग्रेस सेवा दल द्वारा PCC मुख्यालय से शहीद स्मारक तक कैंडल मार्च निकाला गया। इसका नेतृत्व नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने किया। कांग्रेस के मुख्य सचेतक रफीक खान, सेवा दल प्रदेश अध्यक्ष हेम सिंह शेखावत सहित सेवा दल कार्यकर्ता और शहर कांग्रेस के कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी भी शामिल हुए। इसके जरिए नीट पेपर लीक प्रकरण में जान गंवाने वाले विद्यार्थियों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। अभिसारा समिति की ओर से वर्षा ऋतु में पौधरोपण कार्यक्रम जारी है। इसके तहत नीमराना तहसील के 200 गांव में 1000 पौधे लगाए जा रहे हैं। इसी क्रम में यहां स्थित गायत्री मंदिर प्रांगण में अशोक, बेलपत्र, कदम, शीशम, कनेर, कचनार, अमलतास और अर्जुन आदि के पौधे लगाए गए। इस पौधरोपण की 2 वर्ष तक निरंतर मॉनिटरिंग की जाएगी। इसके बाद सभी कार्यकर्ताओं ने यज्ञ में आहुतियां दी और गायत्री मंत्र का जाप किया। समिति के संयोजक विष्णु स्वामी ने बताया कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डाइकिन के प्रतिनिधि चंचल पारिक रहे। साथ ही डॉक्टर राकेश स्वामी, संजय कौशिक, योगेश गुप्ता, विक्रम सिंह, जगदीश गुजर,
हजारीलाल यादव, देवेंद्र यादव और आनंद शर्मा सहित बच्चों की सक्रिय भागीदारी रही। वहीं सरपंच नवरत्न यादव भी उपस्थित रहे। आज अभिसारा समिति अलवर और गायत्री परिवार दौसौद नीमराणा की ओर से ग्राम दौसौद के गायत्री मंदिर में 1000 पौधों का रोपण किया गया है और जिन पौधों में अशोक दोनों तरह के, कनेर, बोगनविलिया, कड़वा बादाम, छायादार वृक्ष है जो, शीशम, कचनार, अमलतास, नीम इत्यादि के ये पौधे हैं और इन पौधों की सुरक्षा के लिए 2 साल की समिति ने जिम्मेदारी भी ली है, जिसमें एक व्यक्ति को लगाया गया है और इस प्रोजेक्ट को हम 2 साल के भीतर न केवल लालन पालन का कार्य करेंगे। अखिल विश्व गायत्री परिवार द्वारा स्वावलंबन अभियान जारी है। यहाँ जरूरतमंद महिलाओं के लिए अलवर गायत्री शक्तिपीठ में 15 जुलाई से निःशुल्क सिलाई प्रशिक्षण शिविर लगाया जाएगा। यह शिविर 3 माह तक चलेगा। गायत्री परिवार से जुड़े ज्ञानेंद्र शर्मा ने बताया कि यहाँ स्थित मां भगवती सिलाई प्रशिक्षण केंद्र पर शिविर को लेकर इच्छुक महिलाओं को आवेदन पत्र वितरित किए जा रहे हैं। स्वावलंबन का जो बैच मां भगवती देवी प्रशिक्षण शांति शक्तिपीठ अलवर में जो हो रहा है, ये 1 जुलाई से शुरू कर दिया गया है। 1 जुलाई से हमने फॉर्म देना चालू कर दिया और 15 जुलाई से क्लासेस चालू हो जाएंगी। 15 से शुरू हो जाएगा। हाँ, और ये 3 महीने का होता है। उसमें इस उद्देश्य के लिए इसमें ये उद्देश्य यही है कि एक तो धार्मिक संस्कार जागे, गायत्री परिवार से लोग जुड़े, दूसरा इनके महिलाएं हैं उनकी आर्थिक स्थिति सुधरे। वो यहाँ सिलाई सीख के जाती हैं, उसके बाद में अपने खुद की सिलाई केंद्र खोल करके अपने अर्जित कर सके, कमाई अर्जित कर सकें और अपना परिवार का पालन पोषण कर सकें। अलवर के शांति कुंज स्थित होटल प्रणय पैलेस में टैक्स बार एसोसिएशन की आम सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान सत्र 2024-25 की कार्यकारिणी का कार्यकाल समाप्त होने को लेकर महेश जैन ने प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। इसके बाद सर्वसम्मति से सत्र 2026-28 के लिए नई कार्यकारिणी का चुनाव संपन्न हुआ। इसमें अध्यक्ष एडवोकेट चंद्र प्रकाश गुप्ता, उपाध्यक्ष राजेंद्र सिंह चौहान, उपाध्यक्ष सूरज दत्त दुबे, सचिव विपिन जैन, संयुक्त सचिव नरेंद्र गुप्ता, कोषाध्यक्ष प्रमोद गावा और ऑडिटर जितेंद्र अग्रवाल चुने गए। वहीं कई कार्यकारिणी सदस्य निर्वाचित हुए हैं। इन सभी का स्वागत भी किया गया। खंडेलवाल समाज की एक महत्वपूर्ण बैठक रविवार को अलवर की खंडेलवाल धर्मशाला में आयोजित की गई। बैठक में 6 सितंबर को आयोजित होने वाले खंडेलवाल परिचय सम्मेलन की तैयारियों एवं आयोजन पर चर्चा की गई। साथ ही विभिन्न व्यवस्थाओं, समाज के अधिक से अधिक परिवारों की सहभागिता और प्रचार प्रसार सहित अन्य आवश्यक विषयों पर विचार विमर्श किया गया। बैठक में जिला प्रभारी उमेश नाटानी, बाबूलाल ठाकुरिया, उमेश ठाकुरिया, दीपक झालानी, श्याम केदावत, पुष्पेंद्र, अनिल तमौलिया और अनिल माचीवाल आदि मौजूद रहे। जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष एवं कांग्रेस नेता योगेश मिश्रा ने आरोप लगाए हैं कि अलवर जिले और प्रदेश में कानून व्यवस्था चरमरा गई है। साथ ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को अपनी विवेक शक्ति का उपयोग करते हुए पूर्णकालिक गृह मंत्री बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पुलिस ने प्रमुख घटनाओं में अपराधियों को गिरफ्तार तो किया है, लेकिन अपराधियों में कानून का डर नहीं है। सर, अलवर जिले में लगातार जिस तरह से अपराध की घटनाएं हो रही हैं, गोली कांड हो रहे हैं, लूट के कांड हो रहे हैं, दुष्कर्म हो रहे हैं, पड़ोस के जिलों में भी हो रहे हैं, प्रदेश में भी जिस तरह से महिलाओं के साथ अस्पतालों में हादसे हो रहे हैं। आप पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष हैं, वरिष्ठ कांग्रेस नेता हैं, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जिस तरीके से अलवर जिले में क्या पूरे राजस्थान में अपराध चरम पर है, अपराधियों के हौसले बुलंद हैं, आम आदमी में भय व्याप्त है। अभी अलवर में पिछले 10 दिनों में 4-5 घटनाएं हो गई हैं। एक तो जीएसटी का स्टेट कमिश्नर के यहाँ शालीमार कॉलोनी में डकैती हो गई, उनको बंधक बना के मार पीट कर वहाँ से डकैती कर ले गए। उसके बाद घटना पे घटना, एक यहाँ पर खदाना मोहल्ले में बुजुर्ग को जान से मार दिया, उसके यहाँ से लूटपाट कर ले गए। एक अभी कल जो पेट्रोल पंप के कर्मचारी को गोली मार दी।
और उसके तुरंत बाद कल स्कीम नंबर 1 में एक रवि अग्रवाल हैं, उनके घर में भी वो जयपुर गए हुए थे, पीछे से ताला तोड़ के और 20 लाख रुपए की, करीब 25 लाख रुपए की चोरी कर लेगा। आज हम उनके घर भी जाके आए हैं। तो कानून व्यवस्था खराब है। मेरा तो माननीय मुख्यमंत्री जी से ये करबद्ध निवेदन है कि अलवर जिले की कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करें। वैसे आज मैंने अखबार पढ़ा था तो एसपी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी है, उनको धन्यवाद है। उन्होंने जीएसटी अधिकारी के यहाँ जो डकैती जिन्होंने की उन 4 लोगों को पकड़ लिया है, लेकिन अपराधियों में भय ऐसा होना चाहिए, वे अपराध करेंगे तो पुलिस हमें सजा देगी, वो भय का माहौल नहीं है। तो मेरा तो पुलिस प्रशासन से भी एसपी साहब से निवेदन है कि इनको ऐसी सजा दिलाएं कि भविष्य में दूसरा व्यक्ति भी अपराध करता हुआ कांपे। तो पुलिस खुलासा तो कर रही है, लेकिन बात ये कि अपराधियों में डर नहीं है पुलिस का, सवाल ये खड़ा हो रहा है। हाँ, तो अपराधियों में भय जब ही होगा जब उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। सर, अभी भरतपुर में भी शर्मा परिवार के साथ जिस तरह से लूट खसोट की और जहाँ पे माननीय हमारे नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जी भरतपुर भी जाके आए थे, वो भी बहुत गलत हुआ है। और वो तो भरतपुर तो माननीय मुख्यमंत्री जी का ही गृह जिला है। तो मेरा तो सरकार, और फिर माननीय जवाहर सिंह बेडम जी जो गृह राज्य मंत्री है वो भी भरतपुर के नगर से विधायक हैं। तो कानून व्यवस्था बहुत ज़्यादा खराब है, देश के आम आदमी में भय व्याप्त है, अपराधियों के हौसले बुलंद है और इस पर सरकार को कंट्रोल करना चाहिए। मेरा तो आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से, वो इस प्रदेश के गृह मंत्री भी हैं, और इसलिए विशेष निवेदन है कि कानून व्यवस्था को दुरुस्त करें जिससे आम आदमी चैन की नींद सो सके। सर, योग्य भाजपा नेता किसी विधायक को पूर्णकालीन गृह मंत्रालय मिलना चाहिए ताकि कुछ अपराध पर कंट्रोल हो। अभी गृह राज्य मंत्री है लेकिन वो कानून व्यवस्था को दुरुस्त नहीं कर पा रहे हैं। आपको लगता है कि फुल फ्लैश गृह मंत्री होना चाहिए रास्ते? होना ही चाहिए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी को इस पर भी विचार करना चाहिए। मुख्यमंत्री का निजी मामला है, विवेक। हाँ, वही उनका क्षेत्राधिकार है, वो किसको गृह मंत्री बनाए, किसको कौन सा मंत्री बनाए, किसको स्वतंत्र प्रभार दे, किसको राज्य मंत्री बनाए, ये मुख्यमंत्री जी का कार्य क्षेत्र है, ये उनका गृह जिला है, इसलिए उनको इस बात पर। अलवर के LIET कॉलेज परिसर में पहल संस्था द्वारा सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इसमें नेक कमाई फाउंडेशन समिति को प्रतिष्ठित सेवाश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान संरक्षक मंजू चौधरी अग्रवाल के नेतृत्व में टीम ने प्राप्त किया। सम्मान ग्रहण करने वाली टीम में प्रवीण बत्रा, अर्चना आमेरिया, सुनीता शर्मा और धर्मेंद्र अदलखा शामिल रहे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने नेक कमाई फाउंडेशन द्वारा शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, जरूरतमंद परिवारों की सहायता एवं विभिन्न सामाजिक सेवा कार्यों को सराहा, जबकि संयोजक जितेंद्र गोयल ने सभी अतिथियों एवं प्रतिभागियों का आभार व्यक्त किया। इस दौरान मंच संचालन दिनेश शर्मा ने किया, जबकि कॉलेज के डायरेक्टर राजेश भारद्वाज ने अतिथियों एवं सम्मानित टीम का स्वागत किया। नेक कमाई फाउंडेशन के कोऑर्डिनेटर अभिषेक तनेजा एवं दौलत राम हजरती ने इस सम्मान के लिए पहल संस्था का हार्दिक आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में भाजपा जिलाध्यक्ष अशोक गुप्ता और कई प्रमुख लोग मौजूद रहे। पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह की प्रेरणा से जिला कांग्रेस कमेटी अलवर द्वारा हर महीने ब्लड डोनेशन कैंप लगाया जाता है। इसी क्रम में जीवनधारा ब्लड बैंक में राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधायक मांगीलाल मीणा, जिला अध्यक्ष प्रकाश गंगावत, पूर्व जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा, शहर ब्लॉक अध्यक्ष रमन सैन एवं अंकित गोयल आदि मौजूद रहे। वहीं पूर्व जिला अध्यक्ष मिश्रा सहित पार्टी कार्यकर्ताओं ने दाऊदपुर में आमीन मेहर के जन्मदिन पर केक भी काटा। इसके अलावा वरिष्ठ कांग्रेसी महावीर प्रसाद झजारपुर की मां के निधन पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इसके अलावा स्कीम 1 में रवि अग्रवाल के घर हुई चोरी की वारदात की जानकारी भी ली। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ATL टीवी। ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल अलवर में बेस्ट फैकल्टी के साथ सर्वश्रेष्ठ बोर्ड परीक्षा परिणाम। स्कूल फीस में ही फाउंडेशन, कक्षा 9th 10th प्री फाउंडेशन, कक्षा 11th 12th विज्ञान वर्ग, वाणिज्य वर्ग, कला वर्ग, हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम। विद्यालय में मेधावी विद्यार्थी प्राची राठौड़, अंकित कुमार, गार्गी सैनी, कमल प्रजापत, बलराज वर्मा, गौरी और वैशाली ने बोर्ड परीक्षा में 97% अंक लाकर संस्था का सम्मान बढ़ाया और संस्था के द्वारा प्रत्येक विद्यार्थी को 21,000 रुपए का चेक प्रदान किया। हमारी संस्थाएं कक्षा नर्सरी से 8वीं तक के विद्यार्थियों को बुक्स, नोटबुक्स, बैग्स, डायरीज, आई कार्ड निःशुल्क दे रही हैं। कक्षा
9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को बैग, ड्रेस, जैकेट, आई कार्ड निःशुल्क दे रही हैं। हमारी संस्थाएं ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, लाजपत नगर, अंबेडकर सर्कल के पास, अलवर। दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, 84, सुभाष नगर, NEB अग्रसेन सर्कल के पास, अलवर। आदित्य एकेडमी तिजारा फाटक पुल के पास, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9829107651 एंड 9111691356। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार और समर्पण। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768. BL Public School, a prestigious name in the field of education. BL Public School is not merely an educational institution but a dynamic center of values, discipline and excellence. The school prioritizes the holistic development of every student, ensuring that they not only excel academically but also succeed confidently in all aspects of life. The academic environment of the school is well organized, motivating and technologically enriched. Education is delivered through a balanced integration of modern resources and moral values. Smart classes and modern teaching methodologies, well-equipped computer lab, rich and peaceful library, practical learning in science and mathematics, sports and physical training, music, art, dance and cultural activities. Experienced, trained and dedicated teachers provide personal guidance to students that helps nurture talent and encourage students to become confident and self-reliant individuals. 100% board examination results are attained every year. Several students score 100% marks in subjects which are considered tough like mathematics and science, bringing pride to the institution. The school's alumni are now serving in prestigious positions across various fields, reflecting the quality education imparted by the institution. Although affiliated to RBSC, the academic guidance and standards of the school are maintained at par with CBSE education. Education here is not limited to textbooks. Special emphasis is placed on life skills, moral education, self-reliance, and personality development. Self-praise is no recommendation. Kindly come, visit us and see yourself. Our addresses. एटीएल द्वारा गर्मी के मौसम में वन्य जीवों के लिए जारी मुहिम के तहत काफी वर्षों से पानी और चारा बालाकिला जंगल में भेजा जा रहा है। मकसद यह है कि बेजुबान जानवरों को इस तेज गर्मी में पानी और चारे के लिए भटकना ना पड़े। एटीएल की इस मुहिम में आप लोग भी हमारे साथ सहयोग कर मूक प्राणियों की सेवा के जरिए पुण्य लाभ उठाएं। संपर्क करें मुकेश गुप्ता, निदेशक एटीएल, मोबाइल नंबर 9414019207। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। अकबरपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मौसम परिवर्तन के बाद मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। सोमवार को अस्पताल में उपचार के लिए बड़ी संख्या में मरीज पहुंचे, जिससे पर्ची काउंटर और ओपीडी के बाहर लंबी कतारें लगी रही।
कुछ दिन पहले हुई बरसात के बाद अब तेज धूप और उमस के कारण खांसी, जुकाम, बुखार और वायरल संक्रमण के मरीज अधिक संख्या में अस्पताल पहुंच रहे हैं। बढ़ती मरीज संख्या के बीच स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों की कमी भी लोगों के लिए परेशानी का कारण बनी हुई है। अस्पताल में 5 डॉक्टरों के पद स्वीकृत हैं, लेकिन फिलहाल केवल 2 डॉक्टर ही कार्यरत हैं। अकबरपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से आसपास के 2 दर्जन से अधिक गांव जुड़े हुए हैं, जहां से प्रतिदिन बड़ी संख्या में मरीज उपचार के लिए पहुंचते हैं। ऐसे में पर्याप्त डॉक्टरों की नियुक्ति की जरूरत बनी हुई है। भोलेनाथ का जलाभिषेक गंगा जल से करने के लिए मालाखेड़ा क्षेत्र के श्रद्धालु श्री नीलकंठ महादेव हरिद्वार गंगोत्री पहुंचे। वहां से ये श्रद्धालु कावड़ में गंगा जल लेकर वापस आएंगे। साथ ही श्रावण मास की चतुर्दशी पर सोमवार को अभिषेक करेंगे। बरखेड़ा गांव से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु नीलकंठ महादेव के यहाँ पहुंचे। साथ ही उन्होंने गंगा में स्नान किया। इसके बाद वे विधि विधान से गंगा जल लेकर वहां से रवाना हुए। गंडराला गांव 17 जुलाई से 13 दिन तक ओम नमः शिवाय के जयकारों से गूंजेगा, जिसकी तैयारियां लगातार जारी हैं। गौरतलब है कि यहां 151 कुंडीय रुद्र महायज्ञ का दिव्य आयोजन किया जाएगा। वहीं हल्दीना से 2 किलोमीटर लंबी कलश यात्रा निकलेगी। यह आयोजन श्री राधा कृष्ण देव नारायण मंदिर गुफा वाले आश्रम में किया जा रहा है, जबकि यज्ञ सम्राट ओमदास महाराज होंगे। यज्ञ का शुभारंभ 17 जुलाई को सुबह 8 बजे हल्दीना बस स्टैंड से महाविशाल कलश यात्रा के साथ होगा। इस दिव्य यात्रा में ऊंट, घोड़े, पट्टेबाज और नागा साधु धर्म ध्वजा के साथ चलेंगे। साथ ही उत्तर प्रदेश शेरगढ़ की 3 बैंड और 5 डीजे की भक्ति धुनों पर श्रद्धालु झूमेंगे। वहीं 20 से अधिक देवी देवताओं की सजीव झांकियां श्रद्धा का अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करेंगी। यहाँ विशाल यज्ञशाला का निर्माण भी लगभग 11 लाख रुपए की लागत से किया जा रहा है। मालाखेड़ा उपखंड के हर गांव से श्रद्धालु इस पुण्य यज्ञ में भाग लेंगे। वहीं 18 जुलाई से भागवताचार्य महंत छैल बिहारी दास महाराज श्रीमद् भागवत कथा का पाठ करेंगे, जबकि 25 जुलाई से प्रफुल्ल महाराज शिव पुराण की कथा सुनाएंगे और 151 कुंडीय रुद्र महायज्ञ संपन्न होगा। इसी तरह 29 जुलाई को यज्ञ पूर्णाहुति के बाद भंडारा आयोजित होगा। आयोजकों ने कहा कि यह यज्ञ केवल एक अनुष्ठान नहीं, बल्कि क्षेत्र में आध्यात्मिक चेतना जागृत करने का महाअभियान है। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी भीम सिंह जाट और रिसोर्स पर्सन जितेंद्र सिंह एवं चंदन सिंह का एक कार्यक्रम में अभिनंदन किया गया। ग्रामवासियों ने बताया कि भीम सिंह ने केरवा जाट विद्यालय में संस्था प्रधान एवं प्राचार्य रहते हुए श्रेष्ठ कार्य किए हैं। ऐसे में ग्राम पंचायत केरवा जाट की ओर से उनके द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में दिए गए योगदान के लिए आभार व्यक्त किया गया। साथ ही साफा पहनाकर श्री राधा कृष्ण की तस्वीर भेंट की गई। इस अवसर पर दिलीप सिंह चौधरी, विश्वेंद्र सिंह चौधरी, रामेश्वर चौधरी, मक्खन चौधरी, राम जश सहित राजेश शर्मा एवं ओम प्रकाश शर्मा आदि मौजूद रहे। अकबरपुर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में सोमवार को विद्यार्थियों के लिए खगोल विज्ञान से जुड़ा विशेष शैक्षणिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान एक निजी संस्था के सहयोग से टेलीस्कोप के जरिए छात्र छात्राओं को सूर्य का अवलोकन कराया गया। इसे लेकर विद्यार्थियों में खासा उत्साह देखने को मिला। प्रधानाचार्य निधि ने बताया कि इस दौरान विशेषज्ञों ने बच्चों को ब्रह्मांड, सूर्य की संरचना, विशेषताओं और सौर मंडल में इसके महत्व के बारे में विस्तार से जानकारी दी। शिक्षक शिक्षिकाओं ने भी टेलीस्कोप से सूर्य का अवलोकन किया। आज दिनांक 13 जुलाई 2026 को विद्यालय में टेलीस्कोप से सन को दिखाया गया सभी विद्यार्थियों को, और इसके लिए आईआईटी इंदौर से अंकित जी और उनके साथ में गौरव जी, जिनका अपना खुद का टेलीस्कोप चैनल भी है और अपना पूरा सेटअप है, तो उन्होंने ब्रह्मांड के बारे में और सूर्य के बारे में बच्चों को काफ़ी अधिक जानकारियाँ दी और एक एक बच्चे को टेलीस्कोप के द्वारा सन के बारे में, सन को दिखाया और सन में जो एक गड्ढा होता है उसका ब्लैक स्पॉट के रूप में सभी बच्चों ने देखा। सभी बच्चे बहुत ही रोमांचित। अकबरपुर थाने में अभिनंदन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर ग्रामीणों ने पुलिस अधिकारियों का साफा पहनाकर एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मान किया। इनमें हाल ही स्थानांतरित एसएचओ सीमा सिंसिनवार, रीडर राकेश शर्मा और एएसआई ओम प्रकाश शामिल हैं। उपस्थित लोगों ने इनके द्वारा क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने और आम जन के साथ बेहतर समन्वय की प्रशंसा की। नौगांव क्षेत्र के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सुनहेड़ा में पौधरोपण कार्यक्रम किया गया। समाज सेवी कैलारस सैनी ने बताया कि अध्यापक भूपेंद्र सिंह चौहान और संस्था प्रधान अतुल कुमार जैन के नेतृत्व में यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। साथ ही विद्यालय में ग्रामवासियों एवं बच्चों की बैठक आयोजित की गई। इसके बाद कई प्रकार के फलदार एवं छायादार पौधे विद्यालय परिसर में लगाए गए।
इन पौधों की जियो टैगिंग की गई। इस अवसर पर अध्यापक प्रकाश चंद मीणा, जगदीश सिंह, दानू खान और राजकुमार डोरिया आदि मौजूद रहे। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में पौधारोपण का कार्यक्रम किया गया और बच्चे बच्चियां और गुरुजनों ने सभी ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। हम ये प्रण लेते हैं कि हर साल कम से कम 100 पौधे हम लगाएंगे और लगाते रहेंगे। इससे क्या होता है, हमारा वातावरण अच्छा रहेगा, शुद्ध रहेगा, बीमारी कम फैलेगी। ये मैं कहता हूँ सभी ग्रामवासियों से, और जो मेरी बात को सुन रहे हैं, हमेशा हर व्यक्ति को यह सलाह दें कि कम से कम एक व्यक्ति 100 पौधे हमेशा लगाएं और हमेशा लगाते रहना चाहिए। इससे क्या होगा कि हमारा ये वातावरण शुद्ध होगा तो हम खुश रहेंगे, बीमारी नहीं होंगी। इस कारण से हम प्रण लेते हैं और इस पौधे को लगाते रहेंगे और इनकी देखभाल करते रहेंगे। शिक्षा संबल ऐप को लेकर निजी विद्यालय संघ खैरथल के बैनर तले जिला कलेक्टर अतुल प्रकाश को ज्ञापन सौंपा गया है। संघ के प्रतिनिधि मंडल ने इस ऐप से संबंधित व्यावहारिक समस्याओं और निजी विद्यालयों के समक्ष आने वाली कठिनाइयों से अवगत कराया। साथ ही सरकार से इस व्यवस्था पर पुनर्विचार करने की मांग की है। इसके बाद प्रतिनिधि मंडल ने जिला शिक्षा अधिकारी रेखा यादव एवं नोडल अधिकारी अमरलाल को भी ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर प्रवक्ता पंकज खुराना, कपिल शर्मा, आजाद चौधरी, डॉक्टर दिनेश यादव, राजेंद्र आनंद, मुकेश शर्मा, पवन चौधरी, रणवीर यादव और बस्तीराम आदि की उपस्थिति रही। तिजारा में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं ने 8 सूत्रीय मांगों को लेकर एसडीएम संजीव वर्मा एवं सीडीपीओ को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने बताया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं के मानदेय में सम्मानजनक वृद्धि की जानी चाहिए। साथ ही सभी को नियमित कर्मचारी का दर्जा, सेवानिवृत्ति पर पेंशन एवं अन्य सामाजिक सुरक्षा सुविधाएं प्रदान की जाएं। साथ ही कई अन्य मांगे भी उठाई गई हैं। इस मौके पर बीना देवी, सुमन, लता, कमला, गीता, सरोज, लक्ष्मी और कविता आदि की मौजूदगी रही। इससे कोई काम नहीं करना पड़ेगा। हमारी पहली मांग तो यही है कि हमें सभी जो जिसका भी जो काम होता है आंगनबाड़ी वाली करेंगे। ऐसा ना हो कि स्कूल का प्रेशर भी, औरों का भी प्रेशर भी, हम इतना काम नहीं कर सकते जिसमें से कि हमारे पैसे इतने कि उसमें घर चलाना तो बहुत दूर की बात है, जब अकाउंट में आते हैं जब भी दिमाग खराब होता है। इसलिए कम से कम इतना तो हो कि भाई हम अपने बच्चों का कुछ तो काम चलाएं और हमें खुशी हो कि हाँ हम काम करने के लिए मना नहीं कर रहे हैं, हम खूब काम करेंगे, लेकिन हमारे इतने पैसे हों कि भाई हाँ हम अपना घर चला सकते हैं। टाइम पे नहीं मिलता, 2 टुकड़ों में मिलता है और बहुत कम मिलता है, काम ज़्यादा है। हमारी सबसे पहली ये मांग है कि हमारा मानदेय बढ़ाया जाए और 2 टुकड़ों में ना मिलकर हमारा इकट्ठा मानदेय जमा किया जाए, लेट सेट नहीं हो। दूसरा, हमारे को पेंशन भी मिले, जब रिटायरमेंट हो तो पेंशन सही समय पर और कुछ अच्छी मात्रा में मिल जाए, सम्मानजनक मिले। रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के ग्राम बाम्बोली में निर्माणाधीन पशु चिकित्सालय के भवन निर्माण में घटिया सामग्री लगाने के आरोप सामने आए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि निर्माण कार्य में गुणवत्ता मानकों की अनदेखी की जा रही है। भवन की छत के लेंटर और बीम में कई स्थानों पर सरिये खुले दिखाई दे रहे हैं, जिससे भविष्य में किसी बड़ी दुर्घटना की आशंका बनी हुई है। गौरतलब है कि कुछ समय पहले कालाकुआ स्थित एक अस्पताल में छत का मलबा गिरने से डॉक्टर और एक बालिका गंभीर रूप से घायल हो गए थे। वहीं मामले की जानकारी लेने पहुंचे मीडिया कर्मियों ने जब निर्माण कार्य की वीडियोग्राफी की तो उन्हें धमकाने के आरोप लगे हैं। इस संबंध में डॉक्टर हरि सिंह ने बताया कि उन्होंने कई बार इसका विरोध भी किया। ऐसे में कुछ समय के लिए काम रुक जाता है, लेकिन बाद में फिर उसी तरीके से निर्माण शुरू कर दिया जाता है। डॉक्टर हरि सिंह एवं ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि निर्माण कार्य की निष्पक्ष तकनीकी जांच कराई जाए। काम ये चल रहा है, सरकारी अधिकारी आके कोई भी इसको देख सकता है। अगर कोई बिल्डिंग गिर गई, इसमें गांव वाले भी मर सकते हैं। डॉक्टर जी ने पूरी कोशिश करी है, तीन डॉक्टर जी की कोई नहीं सुनी है। वो ठेकेदार अपने दिमाग से कर रहा है काम। ऐसा है जी, ये जो हॉस्पिटल बन रहा है, हमने शुरू से ही इसकी जब नींव खुदाई हो रही थी तभी एन साहब को हमने कंप्लेंट करी, तो नींव दोबारा से खुदवाई गई थी उन्होंने। और बीच बीच में हम इन साहब को फ़ोन करते हैं कि भाई जो मटेरियल लग रहा है उससे ही लगना चाहिए। बीच में यहाँ जो ईंटें आई थी बिल्कुल घटिया क्वालिटी की आई थी। मैंने इन साहब को अवगत कराया कि सब ईंटें बहुत घटिया आ रही हैं, इनको हटवाया जाए, दूसरी ईंटें लगवाई जाएँ। तो इन साहब ने उसको ठेकेदार को कह के और ईंटों के बारे में बताया। और अभी जो लेंटर डला है उसमें कई जगह सरी वरी दिख रहे हैं, उसके बारे में इन साहब को हमने अवगत करा दिया है, जिससे कि बिल्डिंग सही ढंग से बने और आम जन को अच्छी बिल्डिंग उपलब्ध हो सके।
ये सर। और ये जो डस्ट लग रही है इससे तो जो डस्ट प्लास्टर में जो डस्ट लगा रही है, बीच में हल्की डस्ट आई थी, उसके बारे में भी इंसाफ को हमने अवगत कराया था। सभी जो बजरी की जगह डस्ट लगा रहे हो कि जल जाएगी, तो थोड़ी बढ़िया बजरी लगनी चाहिए। भाजपा के पूर्व जिला उपाध्यक्ष देशराज वर्मा के अनुसार सांसद एवं केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव के प्रयासों से कालीमोरी फाटक के पास अंडरपास का कार्य रेलवे ने पूरा किया है। जल्द ही बारिश के बाद इस काम को सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा पूरा करवाया जाएगा। साथ ही स्थानीय लोगों को इसका लाभ मिलेगा। बारिश से फिलहाल यह कार्य रुका हुआ है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, अलवर के विकास में चार चांद लगे हैं, ये तो आप भी जानते हो, जनता भी कह रही है। और भूपेंद्र यादव जी ने जो काम विकास की गति की जो छड़ी भाई है, उसमें कालीमोरी का फाटक भी आपको देखने बहुत लोग जनता परेशान थी, लेकिन कालीमोरी का फाटक नहीं बन रहा था। और कालीमोरी का फाटक रेलवे लाइन ने पूर्ण रूप से तैयार कर दिया, बन गया है। अब पीडब्ल्यूडी का काम थोड़ा सा रह रहा है, काम लगभग पूरा होने वाला है, थोड़ा सा रह रहा है। वो भी क्यों कि बरसात का महीना आ गया है और बरसात में काम को किस तरीके से किया जाए, इस पर थोड़ा सा दिक्कत आ रही है। और मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में ये बहुत अच्छा काम होगा और आम जनता के लिए रास्ता बहुत शॉर्ट रास्ता हो जाएगा कि कालीमोरी के लोग तुरंत शहर के अंदर प्रवेश कर जाएंगे और इस एरिया को बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। ये भारतीय जनता पार्टी की विकास की गति में बहुत बड़ा योगदान है। अलवर का विकास हो रहा है कि लोग कहा करते हैं रेल पटरी के पार कैसे जाएं, तो ये पुल बन, ये जो अंडरग्राउंड बना है, अंडरपास बना है, इससे ठीक रहेगा, अच्छा काम हुआ है। अब लगता है स्थानीय लोगों को अब तक लाभ मिल जाना चाहिए था, लेकिन कहीं कहीं लेट हो गए, तो जनता को भी लगता है कि पता नहीं क्यों इसको काम उस समय पर पूरा नहीं करा। देखिए पत्रकार महोदय, लाभ तो मिलेगा, ये तो निश्चित है। रेलवे ने पुल बना दिया, काम हो गया, थोड़ा सा उस फिनिशिंग का और थोड़ा सा रास्ता रह रहा है, वो भी हो जाएगा। स्थानीय लोगों को लाभ मिलेगा, ये सब जानते हैं, अच्छा रहेगा, नजदीक है। और संजय शर्मा जी और भूपेंद्र जी का बड़ा योगदान रहा है, अलवर के विकास में भूमिका निभा रहे हैं, अच्छी बात है। और ये आने वाले समय और भी अच्छे अनेक कार्य होंगे अलवर के लिए। सर, पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को कहीं कहीं लापरवाही नजर आ रही है। नहीं, लापरवाही नहीं है, वो कई देखो रेलवे का और पीडब्ल्यूडी का, जब रेलवे का काम होता है तो रेलवे अपने काम को बहुत सोच समझ के और फिर काम करती है। अब रेलवे का काम हो गया तो पीडब्ल्यूडी बचा, ये भी 10-5 दिन में काम शुरू, जैसे ही बरसात कम होती काम शुरू हो जाएगा, ये जल्दी खत्म होगा। और वहीं भाजपा नेता देशराज वर्मा का मानना है कि अमेरिका ईरान युद्ध का भारतीय व्यापार पर कुछ हद तक ही असर पड़ेगा। हालांकि युद्ध लंबा चलने पर यह प्रभाव बढ़ सकता है। उन्होंने कहा कि युद्ध की आशंका के चलते भारत ने पहले ही अन्य देशों से डीजल, पेट्रोल और गैस आयात करने के विकल्प तैयार कर लिए थे। ऐसे में इस बार ज्यादा समस्या पैदा नहीं होगी। वर्मा ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत है और इस पर असर नहीं होने वाला। अमेरिका ईरान युद्ध चल रहा है, भारतीय अर्थव्यवस्था पर कितना प्रभाव पड़ेगा? देखिए, भारत की अर्थव्यवस्था पर कोई प्रभाव के भी तो ऐसी कोई उम्मीद है नहीं, क्योंकि जो हमारा आर्थिक विश्लेषक है जो कह रहे हैं कि युद्ध जो चल रहा है उससे भारत पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, कि भारत की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत है और केंद्र सरकार की सरकार है वो उन सब चीज़ों को देख के निर्णय निकाल रही है। इस तरह का भारत पर भी कोई ऐसा प्रभाव नहीं आएगा। ये जरूर है कि युद्ध हो रहा है उससे गैस की, पेट्रोल की और देशों में किल्लत आई। हमारे पास स्टॉक काफ़ी है और इस पर भारत सरकार बहुत संज्ञान ले रही है और ऐसा भारत में ऐसी नौबत नहीं आने देगी। आपको लगता है कि पिछली बार जो डीजल पेट्रोल की समस्या हुई या गैस की समस्या हुई, इस बार नहीं होगी? देखिए, युद्ध लंबा चलेगा तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन भारत ने और दूसरे देशों से संपर्क करके और देशों से अपने आयात बढ़ा दिए हैं, जिससे गैस और पेट्रोल का आयात हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि भारत इस सब चीज़ों से निपट लेगा और आर्थिक विश्लेषकों को कहना है कि आर्थिक स्थिति कमजोर नहीं आएगी, भारत की सक्षम है और भारत अपने आप में आत्मनिर्भर है, निभा लेगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। सर, इससे जो क्रूड ऑयल है, कच्चा तेल है, उसकी कुछ कीमतें बढ़ सकती है? देखिए, जब युद्ध होता है ना दूसरे देशों को, तो सब ऑटोमेटिक क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ती हैं, लेकिन कुछ समय बाद फिर जो स्थिति सामान्य हो जाती है तो वो डाउन हो जाती है। बढ़ेगी तो भारत पहले से सक्षम है और ऐसा कोई बात होती है तो पूरा बढ़ेगा तो माल तो लिया ही जाएगा, लेकिन आपूर्ति में कमी नहीं आएगी। हम दूसरे देशों पर निर्भर है, वहाँ से माल। विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय नीमराणा में नशीली दवाओं के दुरुपयोग एवं अवैध तस्करी के खिलाफ विधिक शिविर लगाया गया। यह पैरालीगल वॉलंटियर सुनील कुमार ने विद्यार्थियों को नशे के दुष्प्रभाव, एनडीपीएस अधिनियम 1985 के प्रावधानों और नालसा के माध्यम से उपलब्ध निःशुल्क विधिक सहायता की जानकारी दी। उन्होंने युवाओं से नशे से दूर रहकर शिक्षा, खेल और सकारात्मक गतिविधियों को अपनाने का आह्वान किया। इस अवसर पर प्रधानाचार्य नरेंद्र सिंह चौहान, शारीरिक शिक्षिका सुमन यादव और रणवीर सोनी सहित विद्यालय स्टाफ एवं छात्र छात्राएं उपस्थित रहे।
खैरतल तिजारा जिला कलेक्टर अतुल प्रकाश की अध्यक्षता में सोमवार को जिला सचिवालय सभागार में साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों की प्रगति की समीक्षा करते हुए जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को जनहित से जुड़े कार्यों का समयबद्ध निष्पादन करने के निर्देश दिए। साथ ही संपर्क पोर्टल पर लंबित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए नियमित रूप से लंबित शिकायतों में कमी लाने के निर्देश भी दिए। इसके अलावा ग्रामीण एवं शहरी सेवा शिविरों के सुचारू संचालन आदि हिदायतें दी गई। वहीं डीईओ को निर्देशित किया गया कि पीएम श्री स्कूल एवं राजकीय छात्रावासों का निरीक्षण कर वहां मौजूद समस्याओं का शीघ्र समाधान किया जाए। साथ ही पौधरोपण लक्ष्यों को समयबद्ध रूप से पूर्ण करने आदि हिदायतें दी गई। बैठक में एडीएम शिवपाल जाट के अलावा कई अधिकारी मौजूद रहे। और चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। जिला कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिलने से मची खलबली, सघन तलाशी के बाद राहत की ली सांस। इससे पहले मिनी सचिवालय और पासपोर्ट दफ्तर में बम विस्फोट की मिली थी चेतावनी। हड़ताल के चलते हजारों ट्रकों के पहिए रहे जाम। व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग और नेशनल परमिट से जुड़े उठाए मुद्दे। तलवार और लाठियों से हमले में 6 हुए गंभीर घायल। खेत के रास्ते को लेकर बड़ा गांव नेथला में हुआ हमला। और जिले भर के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने निकाली रैली। मिनी सचिवालय पर प्रदर्शन कर मांगा राज्य कर्मचारी का दर्जा। एटीएल न्यूज में आज के लिए इतना ही। ताजा जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। एटीएल टीवी, भरोसा अलवर का।